निवेदिता जी हैं, काउंसिल के सभी अतिथि जो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और उपस्थित हुए हैं, सरगुजा अंचल के भी सभी साथी उपस्थित हैं। जेपी को धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा कि मई दिवस के अवसर पर उन्होंने ये बड़ी सभा को आयोजित की और हर वर्ष की भांति श्रमिकों के संदर्भ में, उनके जीवन को बेहतर करने के संदर्भ में, जीवन स्तर को बढ़ाने की दिशा में, उनके व्यापक हित को ध्यान में रखकर जो आयोजन करते रहें, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई उन सभी साथियों को जिन्होंने योगदान दिया। मई दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। बोरेबासी त्योहार तो नहीं रहा कभी, पास त्योहार के नाम से है। ये तो हमारे चलन का एक हिस्सा रहा। मैं कल भी मधु जी से बात कर रहा था कि और बताइए, बासीला तो मैं छुआन है तब से सुनत रहे कि भाई बासी बासी हमारे यहाँ भी चलते, सरगुजा में भी चलते। ये बोरेबासी कौन त्योहार है? तो कहें कि नहीं, त्योहार व्यवहार नहीं है, रोज देकर भोजन करे एक हिस्सा है। राती भातला, ठंडा भातला बचाए रखन तो पानी में बोत के बिहाने लेहे से पेट ठंडा होते, काम करे में बल मिलते। ऐसा करके बोला भी बताई, मैं कहें कि मैं भी नया पुराना कर रहा हूँ। कौन त्योहार है भाई? जन्म से ही यहाँ सरगुजिया हूँ और नहीं जान पाएंगे कौन त्योहार चूक गई कहीं भाई, तो बताए कि नहीं, त्योहार व्यवहार तो नहीं है, बाकी एक चलन है और उनमें लाभ मिलते, शरीर ला लाभ मिलते बासी का सेवन करे से। तो आज बहुला हम स्मरण करत हैं। श्रम के संदर्भ में हमेशा से एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति रही है और इसमें कोई दो बात ही नहीं है कि ये मानव व्यवस्था बिना श्रम के टिक ही नहीं सकती। न परिवार, न समाज, न देश, न दुनिया, सब श्रम पे टिका है और इन सभी इकाइयों की बेहतरी बेहतर श्रम और श्रम के सम्मान से जुड़ी रही है। हमेशा से श्रम और पूंजी का संघर्ष रहा है। श्रम हम अपने खेत में भी करते हैं, अपने जमीन पर भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, अपने घर के लिए भी करते हैं। हमारी घर की बहू बेटियां श्रम न करें तो घर न चले, चूल्हा न जले। पुरुष को, महिलाओं ने अगर घर की जिम्मेदारी संभाली तो बाहर की जिम्मेदारी मिली। नए जमाने में तो अब अंदर बाहर दोनों हो रहा है। पता नहीं पुरुष खाना कितना बनाते हैं, घर कितना देखते हैं, लेकिन महिलाओं ने दोनों काम की जिम्मेदारी लेना कबूल किया है। बखूबी घर की भी देखभाल, बच्चों की भी परवरिश, घर के बुजुर्गों की देखभाल और परिवार के लिए अतिरिक्त आमदनी की भी व्यवस्था, चाहे वो मजदूर के रूप में हो, चाहे कर्मी के रूप में हो, चाहे व्यवसायी के रूप में हो। सूरजपुर जिले से हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी भी आए हैं, राजू भी आए हैं। संबोधन में शायद मेरा राकेश का नाम छूट गया था। हमारे जिला पंचायत के सभापति भी हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, साथी हैं। इसीलिए ऐसा होता है, रोज दिन घर का काम, पार्टी का काम, दूसरा काम देखते हैं साथ में, तो लगता है कि भाई हम तो एक ही। तो श्रम के इस योगदान को
सही आकलन हो सके, ये सदियों से हर व्यवस्था में एक संघर्ष का अध्याय बना रहा। जिसके पास पैसा है, चाहे वो घर में हो, घर के बनाने की बात हो, घर में खेती करने की बात हो, घर का कोई दूसरा काम हो, जो पैसा देता है तो श्रमिक को श्रम के आधार पे राशि मिलती है। चाहे वो व्यवसायी हो, सड़क बनवा रहा हो, बिल्डिंग बनवा रहा हो, दुकान में काम करवा रहे हो, जिस स्थिति में भी श्रम के धारक होते हैं, पूंजी के धारक होते हैं, वो श्रम को स्थान देते हैं और इन सब के ऊपर व्यवस्थाएं बन जाती हैं सरकारों की। पहले राजा रजवाड़े रहे, सम्राट रहे, आज सभी देशों में भिन्न भिन्न पद्धतियों की सरकारें हैं। एक बड़ी पूंजी पब्लिक के टैक्स के पैसे के रूप में सरकारों के पास आती है और सरकार श्रम करने वालों को उचित राशि दिलाने का प्रयास करती है। कि इतने वर्षों के बाद, इतने सैकड़ों सालों के बाद भी जो गुलाब भाई ने बताया 1889 की प्रथम बैठकों के बाद भी अभी भी अंतर अस्वीकार्य बना हुआ है। जेपी ने तो 1 और 10 की बात कर दी, तो मुझे नहीं लगता कोई सरकार कभी पूरा कर पाएगी। राष्ट्रपति का कम करना पड़ेगा, ये हो सकता है, नीचे का 10% पहुंचाना बहुत कठिन है। हम लोग को, मैं जब जेपी बोल रहे थे, मैं मतलब याद कर रहा था कि मंत्री के रूप में हम लोग को भी पैसा मिलता है, तनख्वाह के रूप में तो कम मिलता है क्योंकि उसमें टैक्स लग जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि तनख्वाह कम रखो, तो तनख्वाह 60-70 हजार होगी, उसका 10% पकड़ेंगे तो न्यूनतम कलेक्टर दर तो उससे ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन बाकी चीज मंत्रियों को, विधायकों को दूसरे नाम से मिल जाता है। यात्रा भत्ता मिल जाता है, फोन भत्ता मिल जाता है, दूसरा तीसरा भत्ता मिल जाता है। वो लेके जोड़ के करेंगे तो फिर वहां से अंतर बढ़ने लगता है। 1 और 10 की बात फिर नहीं रह जाती। लेकिन यही हम सबकी जिम्मेदारी है, यही हम सबका कर्तव्य है और यही हम सबको देखने के लिए, जनप्रतिनिधित्व का हो या निजी क्षेत्र में हो या स्वयं के घर का काम हो, ये हमारी जवाबदारी है कि हम ये देखें कि श्रम करने वालों को जो राशि हम उपलब्ध करा पाते हैं वो इतनी होनी चाहिए कि अपने परिवार का पालन पोषण एक न्यूनतम स्तर पे वो कर सके। हम लोग राजनीतिक दल के भी हैं। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष आज नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता हम सब उनको अपने दल का मानते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के और आगे की सोच के उन्होंने पिछले चुनाव में ये कहा, उसको बहुत लोग आज भी मैं समझता हूं कि न जानते होंगे न समझ पाए होंगे कि न्यूनतम आमदनी समाज का वो जो तबका जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है, मोटा मोटी 20% मान लीजिए, उनकी एक न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए जो साल में 70,000 से 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। हर परिवार की आमदनी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 70,000 से 1 लाख के आसपास न्यूनतम। ये 1/10 का लेंगे तो पता नहीं बैठेगा कि नहीं, शायद फिर भी नहीं बैठेगा। और इसको किस बात को ध्यान में रख के उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के कानून के तहत काम करते हैं। आज हम अगर 200 दिन का काम करें, अगर हमको 200 दिन का काम मिल भी गया तो परिवार को आमदनी कितनी मिलेगी?
40,000। अगर 200 रुपया मोटा मोटी हम पकड़ते हैं और 200 दिन अगर हम काम कर पाए तो उस परिवार को आमदनी कितनी मिल रही है? अधिकतम 40,000। इसी बात को ध्यान में रख के राहुल गांधी जी ने ये विचार और ये लक्ष्य कांग्रेस पार्टी के लिए रखा कि देश में हमको पहल करनी है कि वो जो तबका आर्थिक रूप से सबसे पीछे आज भी है, उनकी आमदनी कम से कम हमको इतनी पहुंचानी है। अभी रसोईया की बात आई, मेरे ख्याल से कितना हुआ है? 1800। 1800 को आप 12 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास, 20-21 हजार कितना हो रहा है? 10 महीने का भी जोड़ लीजिए तो 18,000 रुपया। तो मनरेगा के माध्यम से प्राप्त होने वाली मजदूरी से भी कम, आधा या आधे से कम हम उन लोग को दे पा रहे हैं जो जिनको हम अपने